बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक गांव की रानी कमला देवी को कई वर्षों के बाद बहुत ही प्यारी एक बेटी हुई, जिस वजह से पूरे गांव में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। राजा प्रताप सिंह और रानी कमला देवी दोनों ही बहुत खुश थे। राजा जी, मुझे आज गांव के मंदिर में जाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ाना है। आज उनकी कृपा से ही हमें बेटी का सुख प्राप्त हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं अभी आपके जाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसके बाद राजा और रानी दोनों पूजा करने माता के मंदिर जाते हैं। राजा और रानी मंदिर से पूजा करके महल लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बच्ची रोती हुई नजर आती है। अरे, मंदिर के अंदर सुनसान रास्ते पर ये छोटी सी बच्ची अकेले क्या कर रही है? अरे अरे बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। इतना कहते हुए रानी कमला देवी उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। राजा और रानी उस बच्चे के माता पिता का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्ची के माता पिता का कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ अपने महल ले आते हैं। माता रानी की कृपा से मुझे एक नहीं बल्कि दो बेटियों की माँ बनने का सुख मिला, और शायद माता रानी की भी यही इच्छा है कि हम इन दोनों बच्चियों का पालन पोषण करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी जी। आज से ये दोनों हमारी ही बेटियां हैं। उस दिन के बाद से राजा रानी दोनों मिलकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने लगे। समय के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। राजा ने अपनी सगी बेटी का नाम टीना और दूसरी बेटी जो मंदिर के आगे मिली थी उसका नाम मीना रखा था। मीना दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, वहीं टीना सांवली थी, जिस वजह से दोनों राजकुमारियां एक दूसरे से अक्सर लड़ती रहती थी। एक दिन की बात है, टीना अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनकर जाए। इसलिए उसने मीना से बोला, मीना, ये ड्रेस देखो कैसी है, ये मेरे ऊपर कैसी लगेगी? तू भी ना पता नहीं क्या है। अरे कम से कम अपना रंग देखकर तो ड्रेस चूज किया कर। खुद भी काली, ऊपर से कपड़े भी काले पसंद कर रही है। इसे पहनकर तू पूरी काली बंदरिया लगने वाली है। तुझसे तो लाख गुना अच्छी हूँ मैं। काली बंदरिया होगी तू, समझी? कभी खुद की शक्ल आईने में भी जाकर देख लिया कर। खुद की तो पकोड़े जैसी नाक और चाइनीज जैसी आंखें हैं, जो हमारे पूरे राज्य में किसी से भी मैच नहीं खाती। पता नहीं माँ पिताजी तुझे कौन से कचरे के डब्बे से उठा लाए। कचरे के डिब्बे से तू आई होगी, समझी? मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ। वो मेरी माँ है। खबरदार, जो मेरी माँ को माँ कहा तो वो मेरी माँ है। दोनों राजकुमारियों की लड़ने की आवाज सुनकर रानी भी वहाँ आ जाती है। अरे, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। पता नहीं तुम दोनों को कब अकल आएगी। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अब तक तुम दोनों को अकल नहीं आई है। अब चलो, दोनों लड़ना बंद करो। टीना, तुम अपने कक्ष में जाओ और मीना, तुम मेरे साथ चलो। रानी कमला देवी के डांटने के बाद दोनों झगड़ना तो बंद कर देती है, लेकिन दोनों राजकुमारियों में एक दूसरे के लिए पल रही नफरत खत्म नहीं होती। दोनों राजकुमारियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रानी कमला देवी अपनी दोनों राजकुमारियों को समझा समझा कर थक चुकी थी, क्योंकि दोनों राजकुमारियां बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी थी। एक दिन की बात है, दोनों बहनें फिर से किसी बात को लेकर झगड़ रही थी। तभी रानी कमला देवी वहां आकर उन दोनों को गुस्से में कहती है, अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? जब देखो तुम दोनों झगड़ती ही रहती हो। ये हमारा महल है, ना कि तुम दोनों के लड़ने का अखाड़ा। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया करो। तुम दोनों के लड़ने की वजह से मैं तंग आ गई हूँ। पूरे गाँव में नाम बदनाम करवा रखा है तुमने। माँ, ये चाइनीज मीना बहुत बदमाश है। ये हर वक्त मुझसे लड़ाई करने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल मुझे एक पार्टी में जाना था, लेकिन जैसे ही अपना ड्रेस निकाल कर नहाने गई, इसने जलन के मारे वहाँ आकर मेरी ड्रेस चला दी। नहीं माँ, ये काली बंदरिया झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसे तो खुद ही अपने कपड़ों का ध्यान नहीं होता। इसने अपनी ड्रेस खुद ही जलाई होगी और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही है। बस करो तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जरा से भी इज्जत नहीं है। जब देखो एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों को समझ नहीं आता। मैं तो ये सोचकर दुखी रहती हूँ कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों हमारे इस महल का क्या हाल करोगी। नाक में दम कर दिया है दोनों ने मिलकर।
तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों से। अब से अगर तुम दोनों में से किसी ने भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें इस महल से बाहर निकाल दूंगी। अब जाओ दोनों यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी कमला देवी अपने बगीचे में सैर कर रही थी। कितना सुकून और शांति है यहाँ। ये पेड़ पौधे सी ठंडी ठंडी हवाएं मुझे बहुत सुकून दे रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। महल में तो दोनों राजकुमारियों की लड़ाई की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों को कब अकल आएगी। रानी कमला देवी ये सब सोचते हुए प्रकृति की सुंदरता को निहार रही थी। तभी वहाँ दो गुंडे आते हैं और धोखे से रानी कमला देवी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो अपनी सेना के साथ रानी कमला देवी की खोज में निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी रानी कमला देवी का कुछ पता नहीं चलता। रानी कमला देवी को महल से गायब हुए पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन कहीं से भी रानी कमला देवी का कोई पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ टीना और मीना राजा और रानी के महल में ना होने की वजह से फिर से अपनी मनमानियां करने लगती है। दोनों अपनी अपनी मर्जी से जो दिलाए वो करती है। एक दिन तो दोनों राजकुमारियों में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों महल का बंटवारा कर देती है। दोनों राजकुमारियों की वजह से पूरा गांव बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो चाहते थे कि कैसी भी करके रानी कमला देवी का पता लग जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, हे भगवान, जल्दी से हमारी रानी को वापस भेज दो। हम ये बंटवारा और नहीं देख सकते। एक दिन राजकुमारी टीना अपनी दोस्तों से कहती है, दोस्तों आज तुम लोग मेरे साथ मेरे महल चलो, आज हम खूब मजे से पार्टी करेंगे। और फिर टीना अपने दोस्तों को महल में लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी मीना भी अपनी कुछ दोस्तों को लेकर महल में आ जाती है। टीना महल में खाना बनाने वाली बावर्ची को अपनी सहेलियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने को कहती है। ये देखकर मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, रुक जा काली बंदरिया, तुझसे पहले मैं अपनी सहेलियों को महल में लेकर आई हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरी सहेलियों के लिए खाना बनेगा। तुम अपनी इन भुक्कड़ सहेलियों के लिए खाना बाद में बनवा लेना। तभी राजकुमारी टीना की सहेली सोनम कहती है, अरे टीना, इस महल में तो तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। देखो तो जरा तुम्हारी बहन किस तरह सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। और तो और वो तुम्हें सबके सामने काली बंदरिया बोल रही है। हमें तो लगा था राजा रानी के जाने के बाद इस महल में तुम्हारी ही चलती होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हें कोई कुछ समझता ही नहीं है। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लड़कियाँ हंसने लगती है। राजकुमारी टीना इस तरह से अपनी बेइज्जती होते देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने मन में कहती है, बस बहुत हुआ, आज इस चाइनीज मीना की बच्ची ने तो हद ही कर दी। आज मैं इस चाइनीज की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी टीना गुस्से में आकर राजकुमारी मीना के बाल पकड़कर खींचते हुए उसे जमीन पर पटक देती है। बहुत ज्यादा मन रही थी ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मैं भी आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर दोनों राजकुमारियां एक दूसरे को मारने लगती है। तभी गुस्से में आकर टीना अपनी तलवार निकालती है। राजकुमारी मीना पर वार करने लगती है। राजकुमारी मीना राजकुमारी टीना की तलवार से बचते हुए बोलती है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं आज ही तेरा काम खत्म कर दूंगी, उसके बाद मैं इस पूरे महल में अकेले ही रहूंगी। गुस्से में आकर राजकुमारी मीना टीना के ऊपर एक जलती हुई मशाल से हमला करने लगती है। मशाल की वजह से महल की कई सारी चीजों में आग लगने लगती है। धीरे धीरे महल जलने लगता है। टीना और मीना की सहेलियां जो अभी तक दोनों राजकुमारियों की लड़ाई देख रही थी, वहां से भागने लगती है। महल में लगी आग से बेखबर दोनों राजकुमारियां अभी भी आपस में लड़ रही थी। दोनों की लड़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा प्रताप सिंह गुंडों रानी कमला देवी का पता लगाते लगाते गुंडों की गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों गुंडों ने रानी कमला देवी को कैद कर रखा था। मैंने हर जगह रानी कमला देवी को ढूंढ लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अब बस यही आखिरी जगह बची है और मुझे पूरा यकीन है रानी कमला देवी यही होगी। राजा प्रताप सिंह गुफा में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो गुंडे नजर आते हैं। गुफा के एक कोने में गुंडों ने रानी कमला देवी को रस्सी से बांध रखा था। दोनों गुंडे आपस में बात कर रहे थे।
वाह छुट्टन वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। अब इस रानी को पड़ोस के राज्य के राजा मान सिंह को देकर हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे। मैंने किसी से सुना था कि राजा मान सिंह बिना किसी युद्ध के ढोलकपुर गांव के राजा बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिससे राजा प्रताप सिंह सिर झुकाकर उन्हें अपना राज्य ढोलकपुर सौंप दे। और ऐसा सिर्फ 2 ही वजह से हो सकता था। पहला, दोनों राजकुमारियों का राजा मान सिंह के पास होना, और दूसरा, इस रानी कमला देवी का राजा मान सिंह के पास होना। तीनों में राजा प्रताप सिंह की जान बसती है। दोनों राजकुमारियां कुछ ज्यादा ही घमंडी हैं, इसलिए उन्हें वहां तक ले जाना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए मैंने रानी कमला देवी को उठाने का प्लान बनाया, और तो और मैं उसमें कामयाब भी हो गया। छुट्टन की सारी बातें सुनकर राजा प्रताप सिंह को बहुत गुस्सा आता है। राजा प्रताप सिंह गुफा से बाहर आता है और थोड़ी ही देर बाद अपनी सेना के साथ उस पूरी गुफा को घेर लेता है। सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ राजा प्रताप सिंह दोबारा उस गुफा के अंदर जाते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं। फिर वो रानी के पास जाकर उनकी रस्सी खोल देते हैं। आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आई आपको? आप जानती हैं मैं कितना डर गया था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको, लेकिन माता रानी का लाख लाख शुक्र है जो हम सही समय पर यहाँ आ गए और आपको इन दरिंदों से आजाद कर दिया। राजा प्रताप सिंह रानी कमला देवी को अपने गले से लगा लेते हैं। उसके बाद वो उन्हें महल के बंटवारे के बारे में सब कुछ बताते हैं। दूसरी तरफ दोनों राजकुमारियों की वजह से पूरे महल में आग फैल जाती है। जब तक उन दोनों को आग का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। दोनों राजकुमारियां महल के जले हुए मलबे के नीचे दब जाती है और दोनों अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, प्लीज बचा लो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे कोई तो आ जाओ हमें बचाने, प्लीज हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। तभी अचानक राजा प्रताप सिंह रानी कमला देवी के साथ वहां आ जाते हैं। राजा और रानी मिलकर महल के उस जले हुए मलबे को हटाने लगते हैं और टीना और मीना को वहां से निकाल लेते हैं। तुम दोनों ने आज वही किया जिसका मुझे डर था। आज तुम दोनों की वजह से हमारा ये प्यारा सा महल जल गया। मैं तुम दोनों को महल से निष्कासित करती हूँ। चली जाओ यहाँ से, और दोनों में से कोई दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ, हमें एक मौका दे दो, अब से मैं कभी भी टीना से झगड़ा नहीं करूँगी। हाँ माँ, अब से मैं भी कभी मीना से नहीं लड़ूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोनों राजकुमारियों के इतना कहने के बाद भी रानी कमला देवी पर कोई असर नहीं होता। वो अब भी दोनों राजकुमारियों से बहुत नाराज थी। तभी राजा प्रताप सिंह कहते हैं, रानी कमला देवी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से ये आपस में नहीं लड़ेंगी। ठीक है राजा जी, आप कहते हैं तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ। और फिर रानी कमला देवी दोनों राजकुमारियों को माफ कर देती है। टीना और मीना एक दूसरे से माफी मांगती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाती है। उस दिन के बाद से सभी लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। मायरा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन अचानक मायरा की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसके पापा उसकी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है ना? आपकी वाइफ को टाइफाइड हो गया है, इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक इनका इलाज ऐसे हॉस्पिटल में चलेगा। वैसे टाइफाइड बहुत डेंजर लेवल पर है और इनकी हालत भी बहुत नाजुक है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मायरा के पापा उदास हो जाते हैं। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में मायरा की मम्मी का इलाज चलता है, लेकिन आखिरकार हॉस्पिटल में ही उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर मायरा बहुत रोती है। अपनी बीवी के मौत के बाद राघव अकेले ही अपना बिजनेस संभालता था और साथ ही अपनी बेटी को भी। राघव रोज सुबह जल्दी उठकर मायरा के लंच के लिए खाना बनाता था और उसे स्कूल तैयार करके भेजता था। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। तभी एक दिन राघव की बहन पूजा आती है और उसे कहती है, भैया आप कब तक अकेले घर का काम और बाहर का काम संभालते रहोगे? मैं तो कहती हूँ मायरा के लिए दूसरी शादी कर लो। अभी वो छोटी है, उसे माँ की सख्त जरूरत है।
लेकिन पूजा, मेरे से कौन शादी करना चाहेगी? मेरी एक दोस्त है, कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो और उसकी बेटी अकेली ही जैसे तैसे रह रही है। मैं तो कहती हूँ आप उसी से शादी कर लो, अपनी बेटी के साथ साथ वो मायरा का भी ख्याल रखेगी। चल ठीक है, तू उससे बात कर ले। पूजा अपने घर जाती है और अपनी दोस्त को ये सारी बात बताती है। उसकी दोस्त भी राघव के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। एक हफ्ते बाद पूजा की दोस्त मीनाक्षी की शादी राघव से हो जाती है। मीनाक्षी अपनी बेटी शिविका को लेकर राघव के घर आ जाती है। मीनाक्षी, तुम्हें पूजा ने मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी मायरा के लिए किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दो। जी अब चिंता मत कीजिए, मैं मायरा को अपनी बेटी शिविका जितना बराबर प्यार दूंगी। चलो, मैं तुम दोनों को मायरा से मिलवाता हूँ। राघव शिविका और मीनाक्षी को मायरा के पास लेकर जाता है। दोनों को देखकर मायरा बोलती है, पापा ये दोनों कौन है? मायरा, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी बहन। आज से तुम्हें अकेले और उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी नई माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। ये सुनकर मायरा खुश हो जाती है। कुछ दिन तक तो मीनाक्षी मायरा को बहुत प्यार करती थी और उसकी एक एक इच्छा पूरी करती थी, लेकिन उसकी बेटी शिविका को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था और वो मायरा से जलने लगी थी। एक दिन शिविका मीनाक्षी से कहती है, मम्मी, आजकल मैं देख रही हूँ आप अपनी सौतेली बेटी को बहुत प्यार करती हो। मेरे ऊपर तो आपका जरा सा भी ध्यान नहीं रहता है। अरे नहीं बेटा, तू गलत सोच रही है। मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। मेरे लिए? लेकिन कैसे? आप मुझे अच्छे से समझाओ। तू तो देख ही रही होगी इसके बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। मायरा की अच्छी मम्मी बनकर मैं इसके बाप का दिल जीत लूंगी और उससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, मैं दोनों बाप बेटी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिविका खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद राघव अपने बिजनेस के काम से देहरादून चला जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन मायरा खेल रही होती है, तभी मीनाक्षी उसके पास जाती है और बोलती है, क्या कर रही है ये? मैं खेल रही हूँ मम्मी, लेकिन आप मुझसे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? आप ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना छोड़ और चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धो। बर्तन धोने के बाद तुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। मुझे तो बर्तन धोना आता ही नहीं है। मुझे तो घर का एक भी काम नहीं आता। काम नहीं आती है तो सीख ले, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीनाक्षी को हुआ क्या, लेकिन फिर भी मीनाक्षी के डर से वो घर के कामों में लग जाती है। उस दिन मायरा घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मीनाक्षी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये सब देखकर मायरा बोलती है, मम्मी मैं आपकी शिकायत पापा से करूंगी। मैं पापा को आपके बारे में एक एक बात बताऊंगी। देख रही हो ना मम्मी, कैसे जुबान चल रही है इसकी। आपने इसको सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए सरेआम ये आपको धमकी दे रही है। मीनाक्षी मायरा को एक तमाचा लगा देती है और बोलती है, जा, जिसको शिकायत करना है कर, और हाँ, जब शिकायत करेगी तो ये भी बोल दियो कि मैंने तेरे को मारा है। देखती हूँ तेरा बाप मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर मायरा को बहुत तंग करती थी और छोटी छोटी बात पर मार दिया करते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और मायरा का बर्थडे आ जाता है। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए पिछले साल मम्मी ने जो मुझे ड्रेस दी थी मैं वही पहनूंगी। वैसे भी वो वाली ड्रेस मेरी फेवरेट है। इतना बोलकर मायरा जल्दी से अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। मायरा तैयार होकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। शिविका, आज मेरा बर्थडे है। हाँ, तो इसमें हम क्या करें? हमें क्यों बता रही है आके? चल निकल यहाँ से। वैसे तेरी ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे ये ड्रेस चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दूंगी। चुप कर। मेरी बेटी को ये ड्रेस अच्छी लगी है तो चुपचाप से इसे दे दे। प्यार से मान जा, वरना जबरदस्ती तुझे पीट कर ले लेंगे। चाहे कुछ भी हो, मैं ये ड्रेस नहीं देने वाली। मायरा के इतना कहते ही दोनों माँ बेटी मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसे ड्रेस छीन लेते हैं।
मायरा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती है। मम्मी, आपकी आखिरी निशानी के रूप में मेरे पास वही ड्रेस थी, लेकिन वो भी इन दोनों माँ बेटी ने मेरे से छीन ली। तभी अचानक मायरा की मम्मी की तस्वीर से आवाज आती है। मेरी प्यारी बिटिया, तुम परेशान मत हो। मैं सब कुछ देख रही हूँ कि कैसे ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें तंग कर रही हैं। मम्मी, अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाती तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। मायरा, मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। बेशक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरी अलमारी में एक लहंगा रखा हुआ है जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर मायरा तुरंत उनके अलमारी खोलती है, जिसमें उसे एक लहंगा मिलता है। मेरी बच्ची, तुम्हारी दादी गांव की सबसे बड़ी जादूगरनी थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये लहंगा दिया था। अब ये लहंगा तुम्हारा हुआ और ये तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। हे जादुई लहंगा, दोनों माँ बेटी को सबक सिखाओ और हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करना। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ते हुए मीनाक्षी के कमरे में जाती है। कमरे में जाकर जादुई लहंगा डंडे निकालती है और दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगती है। अरे माँ, ये लहंगा हवा में कैसे उड़ सकती है और ये तो हमारी पिटाई भी कर रही है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है माँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हुआ। प्लीज हमें मत मारो। दोनों माँ बेटी बहुत रोते हैं। तभी मायरा को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो बोलती है, जादुई लहंगा, माफ कर दो इन दोनों को। मायरा के कहने पर जादुई लहंगा दोनों की पिटाई नहीं करती है। उसके बाद जादुई लहंगे में से आवाज आती है, मीनाक्षी और शिविका, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। अगर कभी भी मायरा को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। जादुई लहंगे की ये चेतावनी सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कभी भी मायरा को परेशान नहीं करती थी। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी मिलकर घर के सारे काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ मायरा को जब भी कुछ चाहिए होता था तो वो जादुई लहंगे से ले लेती थी। इस तरह मायरा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।